नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की अभी रिक्रूटमेंट आई है। आप में से काफी सारे लोगों ने यही मन में सवाल उठाया है कि सर इस फॉर्म को फिल करें या ना करें, या फिर हम अपनी तैयारी जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से जारी रखें और इस एग्जाम को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है ईसीजीसी के जो वैकेंसीज हैं बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द किसी भी और बैंक एग्जाम, चाहे वो एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस हो। उनमें बहुत ढेरों वैकेंसीज आती हैं, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर जो एम्प्लॉयज की संख्या ही बहुत कम है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, जो मुझे डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में ईसीजीसी के तकरीबन 500 से 600 एम्प्लॉयज ही हैं। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि ईसीजीसी ऐसा ऑफिस नहीं है जो हर एक जगह पर अवेलेबल है। ये कुछ स्पेसिफिक सिटीज या कह लीजिए कैपिटल सिटीज में ही अवेलेबल है। जैसा इसका नाम है ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका जो ये काम है ये काम करता है आपका एक्सपोर्टर्स के लिए या फिर बैंक्स के लिए। जितने भी हमारे इंडिया में बैंक्स हैं उनके जो एक्सपोर्टर्स के साथ यहां पर टाई अप होते हैं या फिर उनको लोन दिया जाता है, या फिर एक्सपोर्टर्स जो हैं जो अपना माल बाहर भेजते हैं उसका ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। सो इट इज लाइक एन इंश्योरेंस एजेंसी। जिस तरह से आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलआईसी में जाते हो, जिस तरह से आप अपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो, उसी तरह से जब एक एक्सपोर्टर को अपना माल एक्सपोर्ट करना होता है तो वो इन बिटवीन, इन ट्रांजिट में, यानी कि जब माल जा रहा है वहां तक जब पहुंचता है तो इन बिटवीन अगर कहीं कोई परेशानी ना आए, कोई भी ऐसी मिसहैप ना हो, उसके लिए यहां पर इंश्योरेंस कवरेज लिया जाता है। और ये यहां पर बैंक्स के साथ भी इनका टाई अप है और एक्सपोर्टर्स के साथ भी इनका टाई अप होता है। तो ये बेसिक फंक्शन रहता है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का। और इन्हीं के एम्प्लॉयज के लिए यहां पर आपका ऑफिसर लेवल के रैंक के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। लास्ट ईयर भी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, इस बार भी रिक्रूटमेंट आई है। और ये जो रिक्रूटमेंट है यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम आती हैं यहां पर, और उसके हिसाब से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या सर मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले कुछ इनमें फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर कि यहां पर क्या आपका कोई और एग्जाम इस वक्त लाइंड अप है। आप कहेंगे कि सर हां, आरबीए ग्रेड बी लाइंड अप है, लेकिन आरबीए ग्रेड बी और इसके एग्जाम की प्रिपरेशन में कहीं कोई डिफरेंस है? ये सोचिए आप। कोई और एग्जाम लाइंड अप है? कोई नहीं है। ना ही अभी एसबीआई क्लर्क आया है, ना ही एसबीआई पीओ आया है, ना ही आईबीपीएस पीओ एग्जाम आया है। तो आपके सामने जो एग्जाम लाइंड अप है, जो मेजर एग्जाम्स हैं, वो फिलहाल आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स, जो कि इसी दौरान है, 28 मई को है, और ये वाला 27 मई 28 मई को है, और ये वाला एग्जाम 29 मई को है। इसमें यहां पर केवल और केवल एक ही एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम ही होगा, और उसके बाद डायरेक्ट यहां पर इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम में वन शॉट यहां पर एक एग्जाम है जिसमें रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, ये सब जनरल अवेयरनेस, ये सारे के सारे एक ही बार आ जाते हैं और फिर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है। तो यहां पर अगर आरबीए ग्रेड बी के पैटर्न को देखो तो उसमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न रहता है जो प्रीलिम्स एग्जाम में, यानी कि जनरल अवेयरनेस, उसमें भी आती है। तो आप ये सोचिए, अगर और कोई एग्जाम अगर लाइंड अप नहीं है और अगर आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस एग्जाम को आपको देना चाहिए। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग तो आपको इस एग्जाम को देना चाहिए। अगला यहां पर पॉइंट आता है कि सर क्या एसबीआई पीओ की जो जॉब है वो बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू ईसीजीसी, और क्या ईसीजीसी की जॉब अच्छी है आपका एसबीआई पीओ के मुकाबले? दोनों में सर कंपैरिजन करके बताइए। तो यहां पर मैं सबसे पहला कंपैरिजन करूंगा सैलरी में। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर जो एक इन हैंड सैलरी मैं अप्रोक्सीमेट कहता हूं, अगर आप पहले दिन एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ बनते हैं या फिर आप ईसीजीसी पीओ बनते हैं, ईसीजीसी पीओ में आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 70 to 75,000 नेट टेक बता रहा हूं, टैक्स वैक्स कटने के बाद। और यही सैलरी आपकी एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ में तकरीबन 50,000 ऊपर नीचे
4-5 हजार हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी किस में है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एसबीआई में फॉर इंक्रीमेंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो चीज वेरी कर सकती है। तो यहां पर सीधा साधा डिफरेंस आपके 20 से 15-20 हजार के तकरीबन आपका सीधा साधा डिफरेंस आपको सैलरी में मिल रहा है पहले दिन से ही। यहां पर दूसरा फैक्टर यहां पर कि क्या ज्वाइन करना चाहिए, वो हम आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कैसी है। देखिए, अगर आप एसबीआई या फिर किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल सकती है एक अच्छी करियर ग्रोथ, क्योंकि वहां पर एवरी 2 ईयर्स 3 ईयर्स में यहां पर गैप में आपके लिए एक प्रमोशन का एग्जाम होता है, जिसमें आप अलग अलग सीनियोरिटी लेवल पे पहुंचते रहते हैं और अल्टीमेटली आप बैंक के टॉप मैनेजमेंट लेवल में भी पहुंच सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जितने भी यहां पर एसबीआई के आपके चेयरपर्सन हैं या फिर किसी भी बैंक के आपके जो सीएमडीज होते हैं, एमडी, सीईओ होते हैं, वो कभी ना कभी उन्होंने बैंक को एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ही ज्वाइन किया होता है। और ईसीजी से पीओ की बात करूं, जो मुझे डाटा यहां पर देखने को मिला, उसमें यहां पर थोड़ी सी यहां पर मेहनत ज्यादा लगती है ऊपर के लेवल में पहुंचने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है 500-600 एम्प्लॉइज के साथ। तो यहां पर आपका ऊपर के जो लेवल के पोस्टिंग है, वैकेंसीज है, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है और कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, अगर अभी जो वैकेंसीज आई हैं तकरीबन 75, सो इन वैकेंसीज भी तो कम है इन कंपैरिजन टू द एसबीआई पीओ। तो ऑब्वियस है अभी आपका कंपटीशन इसमें ज्यादा है इन वैकेंसीज में, तो एसबीआई पीओ में भी तो कंपटीशन उसके मुकाबले में यहां पर कम ही रहेगा। अगर हम आगे फर्दर प्रमोशन की बात करें तो फर्दर प्रमोशन में भी कंपटीशन इंक्रीज रहेगा, ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द एसबीआई पीओ के प्रमोशन में। तो यहां पर करियर ग्रोथ आपको ज्यादा अच्छी मिल सकती है इन कंपैरिजन टू द ईसीजीसी पीओ। नेक्स्ट हम फैक्टर पे आते हैं कि जो पोस्टिंग, सर पोस्टिंग कहां पर होती है। देखिए, किसी बैंक की जो पोस्टिंग होती है वो यहां पर होती है आपकी किसी भी एरिया, अर्बन एरिया, मेट्रो, सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में हो सकती है, एक्सट्रीम रूरल में भी हो सकती है। लेकिन ईसीजी से पीओ के कुछ चुनिंदा सेंटर्स हैं, कुछ चुनिंदा ऑफिसेज हैं जहां पर इनकी पोस्टिंग होती है, बड़ी सिटीज में ही है, छोटी सिटीज में यहां पर इनका कोई भी ऑफिस नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग जो है शहर ही में मिले मुझे और मुझे कहीं पर भी रूरल में जाने की जरूरत ना पड़े, तो ईसीजी पीओ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू दी एनी बैंकिंग जॉब। तो यहां पर मैंने कुछ आपको फैक्टर्स बताए हैं जिसमें सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ और पोस्टिंग एक बहुत ही अहम रहता है जब हम अपनी एक करियर की तलाश में होते हैं। तो अब आप सोचिए इस करियर को किस तरह से आप देख सकते हैं। क्या आप ईसीजी पीओ की तरफ जा सकते हैं जहां पर आपको एक 10 to 5 की जॉब देखने को मिल सकती है और बैंक में आपको कहीं पर भी कोई भी टाइम नहीं होता, किसी भी वक्त तक आपको काम करना पड़ सकता है और पड़ता है। दिस इज रियलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट एक और चीज है, ईसीजीसी में आपका वीकेंड्स ऑफ रहते हैं, जबकि बैंक्स में आपका सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ओनली ऑफ रहता है। आपको बाकी संडे सैटरडे को काम करना पड़ता है, लेकिन ईसीजीसी में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हुए जिनके बेस पर आप फर्दर अपने बारे में सोच सकते हो। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोग ये सोचने लग गए होंगे, तो सर फिर अकॉर्डिंग टू दी रैंकिंग, अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स अगर हम दें तो यहां पर आप डेफिनेटली ये कहोगे कि ईसीजीसी पीओ बेटर है, ईसीजीसी पीओ कुछ फैक्टर्स में ज्यादा आगे चल रहा है। अगर मैं केवल करियर ग्रोथ को हटा दूं तो बाकी फैक्टर्स में तो ईसीजीसी पीओ आगे है, तो फिर उसके हिसाब से तो मैं ईसीजीसी पीओ के फॉर्म को जरूर फिल करूंगा या फिर करूंगी। अब यहां पर ईसीजीसी पीओ के फॉर्म को तो फिल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम भी देंगे, लेकिन क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है या नहीं है, यह ध्यान से सोचिएगा। अगर आपको ईसीजीसी पीओ के लेवल के बारे में जानना है कि किस तरह का इसका लेवल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेस्ट का लिंक दे दूंगा मैं आपको, जो कि आपका ईसीजीसी पीओ का फ्री मॉक टेस्ट है। उस लिंक पे क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह का लेवल यहां पर आपका एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि ईसीजीसी पीओ का जो एग्जाम होता है वो इन कंपैरिजन टू द एसबीआई पीओ कम लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, उस लेवल का एग्जाम यहां पर नहीं लिया जाता। लेकिन जबकि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम है, तो इसलिए
कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट ईयर कट ऑफ जो गई थी तकरीबन 150 नंबर के आसपास रही थी, अगर मैं सभी कैटेगरीज को एक एवरेज देखूं तो। ठीक है, तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव को इंक्लूड करके, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी शामिल है 40 मार्क्स का, तो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी जुड़ने के बाद यहां पर आपका 150 के तकरीबन कट ऑफ जाती है, जो पिछले इतने टाइम का ट्रेंड देखा गया। एक बार तो एक साल में 169 तक गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की 240 में से आपका। तो यहां पर यह चीज सोचिएगा कि कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। अगर एक और फैक्टर मैं यहां पर देखूं, लास्ट ईयर यहां पर ईसीजीसी में यहां पर अप्लाई करने वाले संख्या थी 1 लाख के तकरीबन। 1 लाख लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया था, जिसमें से केवल 50,000 लोग ही इस एग्जाम में बैठे थे देने के लिए, और उसमें से यहां पर कुछ ही चुनिंदा सिलेक्शन हुए थे। पिछली बार शायद सीट्स जहां तक मुझे याद है 50-60 थी शायद, नियर अबाउट, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। तो यहां पर इस नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से आपके 50,000 कैंडिडेट्स बैठे थे, और उन 50,000 में से आपको यहां पर चुनना था उन 60 को, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम एंड द इंटरव्यू। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये तो फिर सोचने की बात आ गई कि पहले तो मैं बहुत खुश थी कि एग्जाम का फॉर्म फिल करूंगी, लेकिन यहां पर कट ऑफ को देखते हुए, एग्जाम की वैकेंसीज को देखते हुए अब मेरा मन थोड़ा डगमगा रहा है कि मैं इसको फिल करूं या ना करूं। देखिए, अब अकॉर्डिंग टू मैंने सारे के सारे आपको ओवरव्यू दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब मैं अपनी एक पर्सनल राय आपको देना चाहूंगा जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है अब तक। मैंने भी ईसीजीसी पीओ का एग्जाम दिया था, मैंने भी एसबीए पीओ का एग्जाम दिया हुआ है, एसबीए पीओ भी क्रैक किया था, ईसीजीसी पीओ का एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। ईसीजीसी पीओ का एग्जाम के वक्त जब मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी तब पूरे इंडिया में 18 सीट्स थी। ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया में 18 सीट्स थी। उस वक्त मैंने ईसीजीसी के इंटरव्यू के लिए जाना था मुझे, लेकिन यहां पर एसबीआई पीओ और ईसीजीसी पीओ का जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन मेरा एसबीआई पीओ का मेडिकल था। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या फिर मेडिकल के लिए जाना चाहिए, बहुत ही दुविधा थी मेरे मन में। तो फाइनली मैंने उस वक्त एसबीआई पीओ के मेडिकल को चुना, क्योंकि वो मेरा फाइनल सिलेक्शन था। उस वक्त मेरे हिसाब से मैंने एक वाइज डिसीजन लिया, क्योंकि एक मेडिकल जब होता है तो यानी कि आप मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन ही है, लेकिन उस वक्त यहां पर अभी इंटरव्यू स्टेज बाकी थी, तो माइट भी हो सकता था कि मेरा सिलेक्शन होता, हो सकता ना होता, वी कांट से। बट वहां पर जब आज मैं सोचता हूं तो शायद मुझे ईसीजीसी पीओ ज्वाइन कर लेना चाहिए था, अगर मैं एसबीआई के कंपैरिजन में बात करूं। रीजन बीइंग, जिस तरह का यहां पर आजकल बैंकिंग सेक्टर में माहौल है, जिस तरह का यहां पर आपका एक जॉब का सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप कैरियर ग्रोथ को ना देखें, तो मैं यहां पर एक और कंपैरिजन कर रहा हूं, अगर मैं कैरियर ग्रोथ को ना देखूं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अगर आप एक पर्सनल लाइफ चाहते हैं, तो हां, ईसीजीसी पीओ इज फार बेटर देन दी एसबीआई पीओ। लेकिन अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर ग्रोथ चाहते हैं और अगर आप अच्छे खासे अगले लेवल तक बढ़ना चाहते हैं, आपकी जो सोच है बहुत ऊंची है, तो डेफिनेटली गो फॉर दी एसबीआई पीओ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आज की डेट में मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, शायद मैंने ईसीजीसी पीओ ज्वाइन कर लेना था, एसबीआई पीओ नहीं करना चाहिए था। ये सबकी आपकी थिंकिंग है, मैंने सारे फैक्टर यहां पर आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। बस एक चीज मेरे हिसाब से आपको यह मान लेनी चाहिए कि एग्जाम आपको देना चाहिए, क्योंकि अभी कोई भी और एग्जाम आपके सामने नहीं है, तो क्यों ना दिया जाए, क्योंकि एक आपकी जो एग्जाम का पैटर्न है वो वही है। आपको कुछ हटकर नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि सर दूर जाना पड़ेगा, आपके जो ट्रैवल करना पड़ता है, एग्जाम सेंटर दूर होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर यहीं पर ही ईसीजीसी पीओ की जगह कोई और वैकेंसी आई होती जिसमें बहुत अच्छी सीट्स होती, तो क्या आप उसको देने ना जाते? आप देने जरूर जाते। तो फिर इसको क्यों नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्योंकि अगर लास्ट ईयर 50,000 लोग अपीयर हुए थे, उसमें 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, क्या पता आप ही वो 60 लोग हो। अगर उन 60 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें से अगर वो पर्सन जो 60वां था, जो पहला था, जो 5वां था, वो अगर यही सोच लेता कि मैं इस वजह से एग्जाम देने नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जाम सेंटर बहुत दूर है और वैकेंसीज बहुत कम है, कट ऑफ आई जाएगी, तो क्या उसका सिलेक्शन होता?
नहीं होता। वो आज इसी तरह से आपकी तरह कोई ये वीडियो देख रहा होता। तो इसलिए कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो, उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है, और उम्मीद आपको एक नई राह पर लेकर जाती है, जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि हां मैं कुछ कर सकता हूं, और हां आप करके दिखाओगे, जरूर करके दिखाओगे, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास को आप जरूर कायम रखना, और डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करना है और इस एग्जाम को हमें देके आना है। क्या पता उन 70-75 लोगों में आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं मौजूद हो, कहीं ना कहीं आप भी फ्यूचर में अपने आप को ECGC PO के फॉर्म में आप देखें और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से 21 होती हैं। तो वो चीज यहां पर है, आपके लिए अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी इज गुड, गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।